आज यहाँ नजदीक से और दूर से कोने कोने से आए हुए किसान मजदूर बहनों भाइयों, जो कि तमाम विपरीत परिस्थिति के बावजूद यहाँ टिके रहे। मैं नहीं जानता कोई और सभा, कोई और संसद जो इतनी बारिश के बावजूद, जब शुरू हुई तो मुझे तो लगा कि ठीक है, अब तो बस हम अपना रेजोल्यूशन वगैरह पढ़ते हैं और चलते हैं यहां से। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहां तो लोगों को 36 साल की ट्रेनिंग है भाई। मैं नहीं जानता कोई और सभा, कोई और संसद जो इतनी मूसलाधार बारिश के बावजूद इस तरह से टिक के बैठ सकती है, और जो इतनी बारिश में टिक गई वो किसी छोटी मोटी सरकार के हिलाने से थोड़ी हिलने वाली। ये बात अगर मोदी जी को टाइम से पता लग जाती तो किसान से बेचारे से ऐसी छेड़खानी थोड़ी करते। उन्होंने सोचा था कि कोई बात नहीं, कानून पास कर दो, महामारी का टाइम है, किसी को पता तो लगेगा नहीं, 1-2 साल तो पता लगते लग जाएंगे, और इतने में किसान को इधर उधर रफा दफा कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। उन्हें नहीं पता था कि किसान उनके दिल्ली के दरवाजे पे आके बैठ जाएंगे। जब बैठे तो उन्होंने सोचा कि कोई नहीं, 1 दिन टिकेंगे, 2 दिन टिकेंगे, 36 घंटा टिकेंगे। उन्हें नहीं पता था कि 36 साल की ट्रेनिंग वाले लोग हमारे पीछे हैं। फंस गए बेचारे मोदी जी। साथियों, ये एक ऐतिहासिक अवसर पे एक ऐतिहासिक संसद है जिसने इस देश के इतिहास के लिए एक नया रास्ता साफ किया है। ऐतिहासिक अवसर क्यों? क्योंकि इस देश के एक मॉडल आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन ने 36 वर्ष पूरे किए। डॉक्टर सुनीलम ने कहा, मैं शुरू से जुड़ा हूं। मेरी तो बात छोड़ दीजिए, मेरे गुरुजी जुड़े हुए थे। किशन पटनायक मेरे गुरु थे। उन्होंने पहली बार यह स्थापना दी कि इस देश के भविष्य के जन आंदोलनों को अगर कोई एक आंदोलन रास्ता दिखाएगा तो वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। और क्यों? क्योंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इस देश के संघर्ष और निर्माण के तमाम आंदोलनों को एक नई भाषा दी है। विस्थापन उससे पहले भी हुआ था। पहली बार विस्थापन नर्मदा में नहीं हुआ, भाखड़ा नांगल में विस्थापन हुआ था। दिल्ली शहर जो आज बना है, राष्ट्रपति भवन जो बना है, ये तो एक किसान की जमीन पे बना हुआ, रायसीना गांव था। विस्थापन पहले भी हुआ था, लेकिन उस विस्थापन के पास अपनी पीड़ा कहने की भाषा नहीं थी। वो बोलते थे, लोग भगा देते थे। चंडीगढ़ जब शहर बना, वहां के किसानों ने विरोध किया, उन पे गोली चली, और गोली चलने की खबर अखबार में नहीं छपने दी थी इन्होंने। विस्थापन होता था, विस्थापन के पास जुबान नहीं थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इस देश की जमीन से जुड़े हुए लोगों को अपने सबसे बड़ी पीड़ा कहने की जुबान दी आप लोगों ने। यह आपकी उपलब्धि। दूसरा, आपने इस देश के तमाम आंदोलनों को नई व्याकरण सिखाई, नई ग्रामर सिखाई। किसने सोचा था कि पानी में खड़े होकर सत्याग्रह किया जा सकता है? कम से कम मैंने दुनिया में कहीं नहीं सुना। ये जल सत्याग्रह इस दुनिया को, इस देश को नहीं, इस दुनिया को आपकी देन है। किसने सोचा था कि विस्थापन से पीड़ित परिवारों के बच्चों को उनके लिए जीवनशाला खोली जा सकती है?
वैकल्पिक स्कूल खोले जा सकते हैं, जहां सरकार नहीं पहुंचेगी वहां आंदोलन पहुंच सकता है। किसी ने नहीं सोचा था, ये आपने पूरे देश और दुनिया को सिखाया है। नए नए नारे दिए। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कम से कम मैंने ये नारा यहीं से सीखा और फिर चारों तरफ फैलाया है। या लड़ेंगे जीतेंगे, इतना सिंपल सा नारा भी मैंने तो कम से कम यही नर्मदा घाटी से सीखा है। यहीं से लेके पूरी दुनिया में फैलाने की हम सब लोगों ने कोशिश की। आपने नई व्याकरण दी है और आपने किसान की नई परिभाषा दी है। किसान का मतलब पहले हम सब लोग यही सोचते थे, भाई जिसके पास जमीन है, जिसके पास खूब सारी जमीन है वो किसान है, जो जमीन नहीं है वो काहे का किसान है। आपने जमीन वाला किसान, छोटी जमीन वाला किसान, खेत में मजदूरी करने वाला किसान, जंगल में जाके फसल बीनने वाला, फल बीनने वाला किसान, मछुआरा किसान, मजदूर किसान, आपने किसान की दुनिया को बहुत बड़ा कर दिया। किसान के परिवार को आपने बड़ा कर दिया इस देश के लिए। ये आपकी देन है। इस ऐतिहासिक आंदोलन ने अपने 36 साल पूरे किए हैं और इस अवसर पे आपने केवल विस्थापन पे संसद आयोजित नहीं की, आपने किसान मजदूर जन संसद का आयोजन किया नर्मदा में। मैं समझता हूं इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक कमेरे, एक लुटेरे। कमेरे कौन? जो अपने हाथ से मेहनत करके, अपने खून पसीने की कमाई से खाते हैं, इस दुनिया के लिए कुछ पैदा करते हैं, इस दुनिया को कुछ अपने पसीने से काम करके देते हैं। और लुटेरे कौन? जो दूसरों की, कमेरों की कमाई के ऊपर कीड़े की तरह बैठ के चूसते हैं, उनका खून चूस चूस के कमाई करते हैं। मैं समझता हूं दिल्ली में जो संसद है उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, उसमें कभी कभी गलती से बहुत अच्छे लोग भी चले जाते हैं। जैसे हमारे हन्नन मौला जी बैठे हैं, 8 बार लोकसभा में गए थे। जब तक हन्नन दा जैसे लोग उस लोकसभा में जाते हैं उसके बारे में मैं कैसे बुरी बात कह सकता हूं। लेकिन हन्नन दा, आज इस संसद में जब मैंने सुना, आपने भी सुना, इन संसद ने किस किस की आवाज सुनी। इसने बड़ी जोत वाले किसान की आवाज सुनी, छोटी जोत वाले किसान की आवाज सुनी, भूमिहर मजदूर की आवाज सुनी, अपनी जमीन डूब में खो देने वाले किसान की आवाज सुनी, खेत मजदूर की आवाज सुनी, पशुपालक की आवाज सुनी, मछुआरे की आवाज सुनी, दलित की आवाज सुनी, आदिवासी की आवाज सुनी और औरतों की आवाज सुनी। और सुन के मुझे लग रहा था, हाँ नंदा, क्या इस देश की वो जो दिल्ली में संसद है, क्या कभी उसमें ये आवाजें सुनाई देंगी? कितना सुंदर दिन होगा जिस दिन जिस तरह की आवाज हमने सुनी थी आज जब हमारी बहन बोल रही थी नाथ संप्रदाय से, हमारी बहन सुशीला नाथ बोल रही थी। मुझे लगा जिस दिन सुशीला नाथ बहन जैसी कोई औरत जाके लाल किले से झंडा फहराएगी, उस दिन इस देश में सच्ची आजादी आएगी। ये कमेरों की संसद, इस कमेरों की संसद ने वो जमीन से जुड़े हुए सवाल उठाए। आज हम मंडी में बैठे हैं, सरकार जिसे एपीएमसी कहती है, कृषि बाजार कहती है, यहाँ के कमेरों ने बताया कि जब वो यहाँ आते हैं उनकी मेहनत की लूट होती है। यहाँ किसानों ने बताया कि उनकी कैसे ठगाई होती है, कैसे कर कर के चेक लिख लिख के दे के भाग जाते हैं और जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती उसके बाद से। यहाँ किसानों ने बताया कि उन्हें डूब के अंदर क्या कुछ झेलना पड़ा है, किस तरह से सरकार ने उन्हें खत्म किया है।
किसानों ने बताया कि एमएसपी की कितनी लूट यहां इन मंडियों में होती है। हमें यह भी समझाया कि एमएसपी सिर्फ गेहूं में, चावल में, दाल में मत मांगो। एमएसपी पहाड़ में होने वाली हर किस्म की फसल के लिए मांगो। एमएसपी जंगल में होने वाले हर किस्म के उत्पाद के लिए भी मांगो। एमएसपी दूध के लिए भी मांगो। एमएसपी मछली के लिए भी मांगो। हमारे किसान ने आज हमें सिखाया। हमारे किसान ने फसल बीमा की लूट के बारे में बताया। मेरे पास फाइल दे गए वो भाई साहब, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, सरकारी आदेश है कि किसान की केले की फसल थी, फसल खत्म हो गई, बीमा करवाया हुआ था, उसको 2,26,000 का मुआवजा दो। 2018 का ऑर्डर है, एक पैसा नहीं मिला है उसे आज तक। यहां किसान ने पशुपालकों की व्यथा बताई, दूध उत्पादक का कितना खर्चा होता है और कितनी उसको कमाई होती है, और कैसे कमाई से ज्यादा उसका खर्च होता है, ये हमारे पशुपालकों ने बताया। यहां हमने 3 कानूनों का असर किस किस पे होगा ये भी सुना। 3 कानूनों का असर सिर्फ उस किसान पे नहीं होगा जो मंडी में आके अपनी फसल बेचता है, उस मजदूर पे भी होगा जो अपनी इस फसल को खरीद के अपनी रसोई में ले जाके घर की रसोई चलाता है। आज हमने मजदूरों की व्यथा कथा सुनी। सेंचुरी के मजदूरों की स्थिति मैं जानता था, क्योंकि मेधादी के चलते कई बार वहां जाना हुआ, सीखना हुआ। लेकिन वकील साहब ने, भाई विजय शर्मा जी ने हमें बताया कि किस तरह से, आनंदा आप लोग भी इसका नोटिस लेंगे, इस पूरे इलाके में किस तरह के काम हो रहे हैं, किस तरह से मजदूरों के न्यूनतम अधिकारों का हनन हो रहा है, वो सारी कहानी हमने सुनी। मैं समझता हूं ये किसान संसद स्पष्ट निर्देश दे रही है। ये किसान संसद स्पष्ट निर्देश दे रही है, सिर्फ 3 कानूनों के बारे में तो नहीं। हमारे तमाम साथियों ने, किसानों ने आके बोला कि ये 3 काले कानून हैं, ये 3 कानून गलत हैं, इन कानूनों को रद्द करो। लेकिन इसके साथ भी बहुत कुछ कहा। हमारे किसान साथियों ने हमें एमएसपी कैसे मिलनी चाहिए, किसके लिए मिलनी चाहिए, ये भी समझाया। हमारे किसान साथियों ने खेती किसानी मजदूर की जो पूरी व्यथा है वो बताई, और इस पूरी व्यवस्था को कैसे बदलना है वो आज की किसान संसद ने हमें बताया। साथ ही साथ मजदूरों के लेबर कोड पे जो हमला हो रहा है, लेबर कोड के नाम पे मजदूरों के जो कानूनी हक थे किस तरह से छीने जा रहे हैं, उसकी कहानी भी हमने सुनी। मैं समझता हूं इस संसद में ये तमाम जो मुद्दे आए, इनको प्रस्ताव की शक्ल देके व्यवस्थित रूप से हमारे यहाँ के साथी बनाएंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे। मैं भी अपनी तरफ से कुछ उसमें योगदान कर दूंगा। और मैं समझता हूं ये मुद्दे 26 तारीख को, इस महीने की 26 तारीख को दिल्ली में पूरे देश भर के किसानों की एक कन्वेंशन हो रही है, वहीं सिंगू बॉर्डर पे। और मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे यहां से सिर्फ नेता नहीं, हमारे वहां से वो बहनें जिन्होंने अपने मुंह से वो बात रखी। एक बहन जो इतनी सुंदर बात बोल रही थी, मुझे एक शब्द समझ नहीं आया क्योंकि आप निमाड़ी में बोल रही थी, लेकिन मैं चाहता हूं, वो मेरी कमी है, निमाड़ी नहीं समझता वो मेरी कमी है, उनकी कमी नहीं है। मैं चाहता हूं वो बहन वहीं जाके सिंगू बॉर्डर में अपनी निमाड़ी के अंदर वो बात बोल के आए, क्योंकि ये देश जब बोलता है तो अपनी भाषा में बोलता है, देश सिर्फ हिंदी अंग्रेजी में नहीं बोलता। वो बोले और अनुवाद की व्यवस्था हम करेंगे। तो मैं आपको संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आमंत्रित करता हूं कि 26 तारीख को तमाम किसान संगठन के प्रतिनिधि आए, और तब तक अगर हम इन सब मुद्दों को व्यवस्थित कर लें तो हम उन सबको प्रेजेंट करेंगे। एक आखिरी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। जब एक किसान आंदोलन शुरू हुआ तो लोगों को लगता था, हमें भी लगता था कि भाई ये 3 किसान कानून का मामला है, इनको रद्द करवाना है। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ता गया, आंदोलन का दायरा
आंदोलन की जिम्मेवारी बढ़ती गई और आज आपकी संसद से मैं जा रहा हूं इस आंदोलन की और भी गहरी जिम्मेवारी को समझते हुए। अब ये सिर्फ किसान के 3 कानून का आंदोलन नहीं बचा, वो था। हम तो पहले दिन मोदी जी से कह रहे थे, मोदी जी ये जबरदस्ती का गिफ्ट काहे को दे रहे हो हमें? मोदी जी की आदत है ना, सौगात लेके आया हूं ऐतिहासिक। एक तो भाई वो आदमी ऐतिहासिक से कम कोई काम ही नहीं करता। मैं कभी कभी कहता हूं मोदी जी एक काम तो कर लो जो ऐतिहासिक ना हो, कभी तो कोई कर लो। ऐतिहासिक सौगात लेके आया हूं। किसान कहते थे मोदी जी ये आप वाली गिफ्ट हमें नहीं चाहिए। आजकल तो घर में बच्चा भी बोल देता है मम्मी ये वाला नहीं चाहिए, वो वाला खिलौना चाहिए। तो किसान कहता था मोदी जी आप वाली गिफ्ट मुझे नहीं चाहिए, अपनी गिफ्ट वापस ले लो। और मोदी जी कहते थे नहीं गिफ्ट मैंने दिए, तेरे को तो लेनी पड़ेगी। चल ज्यादा हल्ला करता है तो मैं इसमें से एक पन्ना फाड़ देता हूं, ज्यादा करता है तो मैं इसके गिफ्ट का जो ऊपर चमकी नीचे लगाते हैं ना, चमकी का रंग बदल देता हूं, पर लेनी पड़ेगी, गिफ्ट मैंने दी है। तो पहले तो झगड़ा सिर्फ इतना था। किसान कहता था मोदी जी मुझे आप वाली गिफ्ट नहीं चाहिए, ना नीली चमकी में चाहिए, ना लाल चमकी में चाहिए, ना पीली चमकी में चाहिए, अपना गिफ्ट आप वापस ले लो। और अगर आपको सौगात देने का शौक ही है, बहुत अच्छी बात है, तो मोदी जी आप मुझे वो दो जो मैं मांगता हूं। मैं अपने मुंह से मांग रहा हूं, मुझे दान नहीं चाहिए, मुझे दाम चाहिए। अपनी फसल का दाम चाहिए, अपनी मेहनत का दाम चाहिए, बस मुझे दाम दे दो, मुझे दान नहीं चाहिए। मोदी जी पहले मामला सिर्फ इतना था, कर देते तो निपट जाता। अगर किसान जब दिल्ली में बैठे तब मान जाते 7 दिन में, तो हो सकता है ऐतिहासिक काम कर देते, बात सस्ते में निपट जाती मोदी जी के लिए। लेकिन जब राजा को अहंकार हो जाए तो बड़ी समस्या हो जाती। इस देश के प्रधानमंत्री को अहंकार की बीमारी लग गई है। अब यह है कि मैंने तुम्हें गिफ्ट दी है, तुम्हारी क्या मजाल कि तुम ना करोगे। अरे भाई इतना हिम्मत, इतना टक्कर, मोदी जी इतना टक्कर लेने का मादा है तो जरा चीन के बॉर्डर में जो हो रहा है वहां हिम्मत दिखाओ ना। अरे परसों अफगानिस्तान में जिस सरकार का आप सपोर्ट कर गए थे वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई, हिम्मत थी तो जरा वहां दिखाओ ना। सारी जोर आजमाइश अपने किसान के ऊपर करते हो, शर्म नहीं आती आपको ये काम करते हुए? आज ये 3 कानून की लड़ाई सिर्फ 3 कानून की नहीं बची। अब ये लड़ाई सिर्फ एमएसपी की नहीं बची है, अब ये लड़ाई इस देश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई बन गई है। अब सब कहते हैं, मजदूर कहते हैं, मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि हमारे पास आए कि भाई आप अपनी लड़ाई जोर से लड़ो। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप क्यों आए हो? कहते हो भाई हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे लेबर कोड के खिलाफ, लेकिन अगर तुम हार गए ना तो इस देश के सारे लोग सारी लड़ाइयां हार जाएंगे। अगर किसान अपनी लड़ाई हार गया तो मजदूर संगठनों के नेताओं ने कहा कि हम तो बिना लड़े अपनी लड़ाई हार जाएंगे अगर तुम हार गए तो। आज किसान सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, किसान आज पूरे देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि इस देश के सर्वोच्च सत्ता पे जो बैठे हैं वो इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज में हिंदू मुसलमान, हर चीज में जात बिरादरी, पंजाब और हरियाणा के किसान को एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने की कोशिश, हिंदू सिख को लड़ाने की कोशिश, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश। लेकिन सिर्फ ये किसान आंदोलन है जिसने 20 साल से हरियाणा और पंजाब को लड़ाने की कोशिश को 20 दिन में खत्म कर दिया। हरियाणा और पंजाब का किसान एक साथ खड़ा हो गया। जाति का
अंतर खत्म हो गया। और टिकैत साहब के उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में इतने बड़े दंगे करवाने की इन्होंने कोशिश की थी, सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए। और किसान आंदोलन ने रातों रात हिंदू मुसलमान के बीच दीवार को खत्म कर दिया है। इसलिए मैं कहता हूं, वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। किसान आंदोलन आज कहता है वो तोड़ेंगे, लेकिन हम जोड़ेंगे। आज किसान आंदोलन सिर्फ किसान के स्वार्थ और किसान के हित का आंदोलन नहीं है, वो इस देश के लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है और वो इस देश की एकता को बचाने का आंदोलन है। हिंदुस्तान की आत्मा को बचाने का आंदोलन ये चल रहा है और इस आंदोलन में अब हम हार नहीं सकते। आज इस आंदोलन और इसकी सफलता के बीच में सिर्फ एक छोटी सी दिक्कत है, और वो क्या है? प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत अहंकार। अहंकार। मंत्री आते हैं इनके, ऐसा नहीं कि बात नहीं होती, मैं खुल के आपको कहता हूं, इनके मंत्री आते हैं, इनके बड़े बड़े लोग आते हैं। भाई देखो, ये 3 कानून तो तुम्हें भी पता है खत्म हो गए, हमें भी पता है खत्म हो गए। बस अब तुम ऐसा करो, कानून रद्द करने की बात मत करो और कुछ भी करवा लो। खुद टिकैत जी को बोल चुके हैं कि ऐसा संशोधन करवा लो, ऐसा संशोधन करवा लो कि कानून में कुछ बचे ही ना। तो भाई फिर खत्म कर दो। ना ना, खत्म मत करवाओ। क्यों? प्रधानमंत्री जी की मूंछ का मामला है, बस इतना है और कुछ नहीं बचा है। ये कानून तो तीनों मर गए, सरकार को भी पता है मर गए, हमें भी पता है मर गए। तो कोई पत्रकार साथी पूछेंगे कि भाई अगर मर गए तो जनसंसद का आयोजन क्यों कर रहे हो? भाई कानून तो मर गए, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला अभी तक, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है। अब किसान लेके जाएंगे, और अब खाली डेथ सर्टिफिकेट नहीं लेके जाएंगे, इन तीनों कानूनों का अपने साथ